मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज इतनी देर से आप बैठे हो, गर्मी का भी दिन है और आपने इतनी देर से यहां बैठकर आपने पसीना भी लिया होगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपका पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये लड़ाई, ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हालात बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सरकार को चुनौती देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने इलाके के, प्रदेश के, देश के हालात बदलें, ऐसा संघर्ष हम कर रहे हैं। और ये हालात क्यों बदलने चाहिए? क्योंकि आपने देखा कि 10 साल की सरकार के कार्यकाल में हमारे इलाके का, हमारे प्रदेश का, देश की क्या स्थिति है। मैं थोड़ी बात, मैं सबसे पहले मैं हरियाणा की बात करूं। जो हरियाणा 2014 से पहले, आपको याद जो अपनी सरकार थी, जैसे कि अभी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने बताया, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चली, उस समय देश में विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे माना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे 2014 में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कई थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कई मेट्रो आ रही थी, कई एम्स आ रहा था, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के में कई पैनासोनिक आ रही थी, कई योकोहामा आ रही थी। प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, फैक्ट्री आ रही थी। खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम आगे थे। 10 साल तक सरकार रही, 10 साल तक सरकार में किसी वर्ग को किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा, और अगर बैठना भी पड़ा तो उसका बातचीत करके समाधान तुरंत करने का काम हुआ। कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग को दुखी नहीं होना पड़ा। कहीं पुलिस को अपने ही नागरिकों पर पुलिस बल प्रशासन का प्रयोग करना नहीं पड़ा। आपसी भाईचारे में हरियाणा की मिसाल दी गई। 10 साल तक धर्म जाति के नाम पर कहीं कोई कटुता नहीं रही और एक खुशहाली की रास्ते पे हरियाणा आगे बढ़ रहा था। तब एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे। आपने और प्रदेश के लोगों ने सोचा कि नया तजुर्बा करके देखते हैं। बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आएंगे, एक मौका देके देखते हैं, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। आज 10 साल के बाद जब फैसले की घड़ी आई है, तो आज हमको और आपको ये विचार करना होगा कि आज उस प्रदेश पे क्या ग्रहण लगा दिया इन्होंने। जो प्रदेश विकास में, खुशहाली में आगे था देश में, आज वो विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे पहुंच गया। देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की कतार में खड़ा कर दिया। इस सरकार ने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जो रोजगार सर्जन में आगे होना चाहिए था, बेरोजगारी में देश में नंबर 1। ना तो कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई औद्योगिक निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए। हरियाणा के अंदर 2 लाख पद समाप्त हो गए, केंद्र के अंदर 30 लाख पद समाप्त कर दिए। रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट बड़े उद्योगपति समूहों के हवाले किया जा रहा है। केंद्र में 30 लाख पद समाप्त, हरियाणा में 2 लाख पद आज खाली पड़े हैं या समाप्त कर दिए गए। बड़े पदों की जो भर्तियां निकली, या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले एचपीएससी के दफ्तरों में, करोड़ों की बरामदगी। उसके बाद भी अगर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के युवाओं का हरियाणा से ज्यादा हरियाणा में नंबर आया। 2019 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के। 2021 में 80 में से एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई टेक्निकल एजुकेशन, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, पंचायत अफसर की 7 की लिस्ट आई, 7 में से 5 बाहर के। जो अपनी पंचायतों के में काम करने के काबिल भी हरियाणा के नौजवानों को नहीं समझती, ऐसी सरकार आज बैठी है चंडीगढ़ में। और उसके बाद आखिरी साल में ग्रुप डी, ग्रुप सी निकालते हैं 5 साल तक सीईटी के चक्कर कटवाकर, और ग्रुप डी के अंदर नौजवानों को 5 साल में 2019 में भी एक बार ग्रुप डी निकाली,
बच्चों ने ज्वाइन किया, उसके बाद लगभग पोस्ट खाली रह गई या छोड़ दिया, और उसके बाद जो पोस्ट खाली हो गई दोबारा से ग्रुप डी। केवल बेरोजगारी पे नमक छिड़कने का काम, बेरोजगारी के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार करती है। और उसके बाद जो रही कई कसर, वो कहीं कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से कच्ची भर्ती, और कहीं अग्निपथ के माध्यम से, ये वो हरियाणा है। जय जवान जय किसान का नारा, अगर उस नारे की गूंज, लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे की गूंज कहीं सुनाई देती थी, वो इस हरियाणा गांव-गांव में सुनाई देती थी, जहां हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई फौजी है, तो हर गांव के अंदर किसी न किसी शहादत दी है देश के लिए। ऐसी हमारी भावना देश के लिए रही है। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, ये वो हरियाणा है। लेकिन इस हरियाणा में अग्निपथ योजना देश की सरकार लेके आ गई, जहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल होती थी हरियाणा से, वहां पर फौज में केवल 925 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे 4 साल में। कहां 5,500 की पक्की भर्ती, और कहां 200 सवा 200 की पक्की भर्ती। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो नौजवान बेरोजगारी की गर्त में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। आज बेरोजगारी के चौराहे पे प्रदेश के नौजवान को लाके सरकार ने खड़ा कर दिया। कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो कोई नशे की तरफ जा रहा है, कहीं अपराध का बोलबाला है। आज अपराध में दोबारा से वो एक दिन याद आ गए जो 2004 से पहले पूर्ववर्ती चौटाला सरकार के समय कहते थे कि फिरौतियां मांगी जा रही हैं जेलों से। अब बीजेपी के जेजेपी के खट्टर दुष्यंत, और अब बीजेपी जेजेपी के राज में फिरौतियां तो मांगी जा रही हैं, लेकिन जेलों से भी मांगी जा रही हैं और विदेशों से भी मांगी जा रही हैं। विदेशों के से टेलीफोन आ रहे हैं, और नौजवान जो है कहीं बड़े बड़े गैंग दोबारा से तैयार हो गए। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। आज नशे में हरियाणा का एक नारा होता था, दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा, मगर आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। हरियाणा की पहचान बदल दी। जय जवान जय किसान का हरियाणा था, ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना लेके आ गए, ना जय किसान छोड़ा। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी और उनको भी न्याय नहीं मिला, ना सम्मान मिला। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना दूध दही का खाना छोड़ा। हरियाणा की पहचान इन्होंने बदल दी। इसीलिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। एक कोई बड़ी विकास की परियोजना पूरे प्रदेश के अंदर, एक बड़ी परियोजना है 10 साल में सरकार नहीं गिनवा सकती। एक कोई विश्वविद्यालय इनके समय बना हो, एक कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र इन्होंने बनाया हो। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई थी हरियाणा में, बहादुरगढ़, जहां साखोल गांव में आखिरी मेट्रो का खंभा खड़ा था, उसके आगे एक खंभा भी मेट्रो का इन्होंने आगे लेके जाया। और बुलेट ट्रेन की बात तो करी, मगर हमारे समय में हरियाणा में 3 रेल की लाइन बिछाई गई थी, जिसमें रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी रेल की लाइन भी शामिल थी। इन्होंने 1 इंच भी रेल की लाइन 10 साल में बनाई हो तो आप बताएं। हमारे समय 4 थर्मल के कारखाने लगे थे बिजली का पैदावार करने के लिए, झाड़ली और खानपुर के थर्मल कारखाने जिसमें शामिल है। इनके समय एक कोई थर्मल का कारखाना कहीं लगाया हो तो बताएं, हम जाके देखेंगे कहीं कोई कारखाना लगा हो कि नहीं लगा हो। काम बिगाड़ दिया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। लेकिन अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। मगर इन्होंने तो एक और काम किया, विकास की पटरी से हरियाणा को उतारा, और मगर उसके साथ साथ हरियाणा के हर वर्ग का तिरस्कार और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। एक और चीज में नंबर 1 हरियाणा बन गया। सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। जब किसान ने अपनी बात मानी, आंदोलन चला 3 कानूनों के खिलाफ, तो देश में अगर एक प्रदेश में किसान पे लाठियां चली, गोलियां बरसी, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार के निशाने पे किसान को लिया गया, तो हरियाणा प्रदेश 750 किसानों की जान चली गई। और देश की संसद में खड़े होके उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द कहने की तो दूर की बात है, उनके लिए अपमानित शब्दों का
प्रयोग किया गया, वह हमने सामना किया। वहां भी संसद में मैं अकेला था, देश से अकेला सांसद गया जरूर था, लेकिन आपके आशीर्वाद से पलक मैंने नहीं झपकाई। जब किसान पे वहां से वार किए जा रहे थे, जब किसान पे तीर चलाए जा रहे थे, वहां अपनी अपनी वाणी से तीर चला रहे थे, तो उन तीरों को भी मैं अपने छाती में ले रहा था, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटा रहा था। आपने देखा देश के किसान का अपमान। जब सरपंच अपनी मांग लेके गए, सरपंचों का अपमान, सरपंचों पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपने जब आंदोलन किया तो मनरेगा भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज। जब सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार गए, उन पे लाठीचार्ज। जब हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, क्या कसूर था इन बेटियों का, मैं पूछना चाहता हूं। जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने ये कहा कि हम अपने देश से न्याय मांगते हैं, अब तो दिल्ली पुलिस ने भी लिख दिया कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उस आरोपी ने हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने भी लिख दिया, लेकिन उनका क्या कसूर था कि उनका देश में उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा गया। क्या कसूर था उन बेटियों का, और हमारा क्या कसूर था जो हम उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सारे बीजेपी के सांसद सबने कहा कि भाई ये दीपेंद्र इनका साथ दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर न्याय की बात आएगी, किसी के साथ खड़ा होना, तो भाई हम उनका साथ देंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो वो देश है, ये तो वो देश है जहां की परंपरा में एक बहन बेटी के इज्जत के न्याय के लिए महाभारत जैसे युद्ध हुआ इस हरियाणा के अंदर। ये वो देश है। इस देश में अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत मानने की, अपनी मान सम्मान मानने की परंपरा है। ये वो देश है। मगर ये लोग, जो लोग जब एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, कोई मेडल लेके बेटी आती थी उनके साथ अपना फोटो खिंचवाने के लिए, इन लोगों ने उनके लिए एक शब्द, एक वाक्य भी नहीं कहा। जैसे किसान के लिए नहीं किया, उन बेटियों के लिए यह भी नहीं कहा कि भाई आपको न्याय मिलेगा, आप धैर्य रखें, इस देश में न्याय मिलेगा। क्या कसूर है हर वर्ग के साथ इस सरकार ने? तो मैंने कहा काम नहीं करते, केवल काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया। और अहंकार इतना, अभी पीछे आपने देखा होगा जन संवाद जब शुरू किया खट्टर साहब ने, 10 साल तो कुछ किया नहीं, चंडीगढ़ से बाहर निकले नहीं, मगर 6 महीने पहले जन संवाद किया तो एक जगह गए तो एक महिला ने खड़े होकर कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, हमारे कोई फैक्ट्री आप लगवा दो, कोई फैक्ट्री लगने से दूर हो जाएगी। तो बोला इनको फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं, इनको चंद्रयान में बैठ बिठाकर और चांद भेज दो। ये अहंकार, कोई किसी का मान सम्मान। मैं पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल से आपने सरकार के 2 ही काम होते हैं, काम करना और जनता का मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं, आपने बेरी हलके में इनको कोई काम करते देखा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखा ही नहीं। बोला भाई ये मुख्यमंत्री तो आए ही नहीं कभी 10 साल में, और कई हलकों में नहीं गए, ज्यादातर हलकों में गए ही नहीं 10 साल में। तो भाई काम करते नहीं देखा, तो मान सम्मान करते देखा है? मैं इन लोगों का मैं पूछना चाहता हूं। फरसा लिया रवा फरसा। ये कह रहे हैं कि आए थे बेरी में, कॉलेज ओट के गए थे, एक ईंट भी नहीं लगी, ना डीगेले कॉलेज की लगी। जिस दिन भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 महीने की बात है, सरकार आपकी आएगी और भाई जो है नवंबर के महीने में दोनों कॉलेज का जो है आधारशिला रखाने का काम करेंगे हम, बेरी का भी और डीगल का भी। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। तो भाई इन्होंने ना काम किया, तो सिवाना में भी नहीं देखे गए। तो कहने का मतलब ना काम किया, ना मान सम्मान किया, और इसीलिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की इस लड़ाई में, और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं इसीलिए इनके निशाने पे हैं। ये जो खबर आती है कि भाई रोहतक लोकसभा सीट हॉट सीट, ये हॉट सीट जो है, ये हॉट सीट क्यों है? हॉट मतलब ये गर्म सीट। गर्म तो कोई, देखो भाई मैं गर्मी और मेरा तो स्वभाव मेल खाता नहीं भाई, आपने पता है। मगर ये गर्म सीट क्यों है? ये हॉट सीट इसलिए है
क्योंकि इनको भी पता है ये लोकसभा सीट, रोहतक की लोकसभा सीट केवल एक सांसद की लड़ाई यहां नहीं लड़ रहे, ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन यहां का फैसला होगा, केवल दिल्ली में एक सांसद बनाने का फैसला नहीं होगा, हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने का फैसला रोहतक लोकसभा सीट करेगी। इसलिए हम ये लड़ाई, इसीलिए इनके निशाने पे है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सामने बिना झुके बिना रुके आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, इसीलिए इनके निशाने पे है। हरियाणा की आने वाले समय के भविष्य को दिशा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके इसीलिए निशाने पे हैं। और इसीलिए चक्रव्यूह रचने का इन्होंने पिछली बार भी काम किया, इसीलिए इस सीट से हमें रोकने के लिए इस बार भी चक्रव्यूह रचने का ये काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उस लड़ाई में आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद। देखो, एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। इनके पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है। इन्होंने ऐसे ऐसे दफ्तर खोल लिए पूरे देश में, ऐसे ना कॉलेज खोले ना अस्पताल खोले, जैसे मैं समझता हूं ऐसे ऐसे दफ्तर खोल लिए इन्होंने। पैसा बहुत है, धन बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, सरकारी तंत्र बल इनके पास है। और इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कभी मत छोड़ना, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे। बाकी एक बात बताऊं मैं, आपके आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से हरियाणा में, और जो इन्होंने 10 साल का जो राज किया, हरियाणा की जनता को जैसे लूटने का काम किया, आज हरियाणा में हालात बदल चुके हैं। एक इनकी पार्टी थी जेजेपी पार्टी, आपने देखा, जिससे भी जो समझौते के अनुसार, जिससे समझौता तोड़ने का फैसला इन्होंने किया, समझौते के अनुसार। समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैं कह रहा हूं? समझौते से समझौता तोड़ा है। ये वही पार्टी है, पिछली बार बदलाव हो जाता, ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि पिछली बार यहां से जीत जाते तो बदलाव, दुखी थे, इतने दुखी थे लोग कि 14 में से 12 मंत्री 2019 में दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचे थे। इनके 12 मंत्री, रावदान सिंह जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री रामविलास जी से चुनाव लड़ रहे थे, यहां वहां से रावदान सिंह जी जीते, कुलदीप वत्स जी बैठे हैं, यहां से बादली से इनके मंत्री लड़ रहे थे, वहां से कुलदीप वत्स जी जीते, तो रोहतक से भूषण बत्रा जी जीते, जहां से मनीष ग्रोवर जी लड़ रहे थे। पिछली बार ही लोगों ने फैसला कर लिया था, मगर अपनी कमी रह गई, यहां से तो थोड़ी कसर रह गई। 3900 वोटों का फर्क था कांग्रेस में और बीजेपी में। पिछली बार हमारी 3900 वोट ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 सीट आती, मगर जब थोड़ा सा फर्क रह गया तो एक बीच में एक पार्टी आ गई जिसका नाम था जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, उसके 10 एमएलए आ गए। उस पार्टी ने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। खट्टर साहब 2019 में बोलते थे बीजेपी जाएगी 75 पार, लोगों ने 75 पार की तो हवा निकाल दी, मगर एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था इनने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और 5 साल चलाई भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन से 5 साल लूटा, डबल इंजन से। अब एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। महकमे बांटकर हरियाणा को लूटने का काम कर रहे थे। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, माइनिंग का महकमा किसके पास गया। सारी लिस्ट तो हो सकता है कहा कि हमारी भी कमी रह जाए, हम क्या बताएं। इन्हीं के विधायक दादा पंडित गौतम ने बता दिया था कि खोपर बढ़ गया, एकला जीवन लग रहा है। कोई एकला जीन गया, कोई मिलके जीन गया। और जो इनके सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने पहरावर में कह दिया था कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रोहतक के मनीष ग्रोवर, भाई 300 करोड़ का अमृत की योजना आई थी, बोला भाई वो घोटाला करके। यही बता रहे हैं, हम क्या बताएं, अपना भ्रष्टाचार खुद ही बता रहे हैं। तो लूट गए, मगर इस बार इनको पता चल गया कि पक्की लोगों में नाराजगी है, इसीलिए इन्होंने बदल दिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया। और अब तो ये कह रहे हैं कि शायद
2-3 कैंडिडेट भी बदल दे, लोकसभा कैंडिडेट भी आपने सुनी होगी, ये बात भी चल रही है। मैं इन चार बदलेंगे, 4 की चल रही होगी भाई, वो 5 बता रहा है, बोला 5, बोला कई कैंडिडेट। तो भाई ऐसा है, अब मैं इनको बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप क्या बदलोगे? आप मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदलोगे? आप उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदलोगे? आप अपने लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? अब तो बदलेंगे तो ये हरियाणा की जनता, सरकार ही हम बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं इनको, सरकार ही बदलेंगे, हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये लड़ाई जय जवान जय किसान की भी है, ये लड़ाई जय नौजवान की भी है, ये लड़ाई जय संविधान की भी है। आज संविधान को तोड़ने का, संविधान को कुचलने का है ये काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, आज उससे भी लड़ाई लड़नी है। आज लोकतंत्र पे हमला जो ये सरकार कर रही है, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा सकता है, इसका नजारा आपके बेटे ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी नजरों से उसका नजारा देख लिया था कि लोकतंत्र का गला कैसे घोट सकती है सरकार। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव की गिनती में आपने भी नजारा देख लिया होगा, ये लोकतंत्र का नजारा गला कैसे घोटते हैं और ये किस रास्ते पे चले हैं। 1 महीने में दो मुख्यमंत्रियों को जेल में भिजवाने का काम ये कर रहे हैं। देश के सभी विपक्षी नेताओं को निशाने पे लेके जाने का काम कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के मुकदमे देश के विपक्ष पे बनवाने का ये काम कर रहे हैं। ये किस तरह का भ्रष्टाचार का मॉडल ला रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और चंदा ऐसों से ले रहे हैं जिसने वैक्सीन बनाई कोरोना में, जब एक दूसरे का मदद कर रहे थे, अपनी जेब से भी कोई खर्चते, कोई पीछे नहीं हटता था, उस समय में वैक्सीन वाले से 450 करोड़ का चंदा बीजेपी पार्टी ले रही है। अगर उसमें वैक्सीन में कोई कमी थी तो आपने चंदा क्यों लिया, और अगर कमी नहीं थी तो भी आपने चंदा क्यों लिया? तो ये मैं समझता हूं आज लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। तो मैंने संसद में आखिरी दिन जब अभी सत्र था, बजट सेशन, तो एक नारा देके अपनी बात खत्म करी थी, सारी बीजेपी देख रही थी। मैंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय नौजवान और जय संविधान। समस्त नेतागण और दूर दूर से मेरे हल्के के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी माताएं, बहनों, साथियों, सबसे पहले मैं माता भीमेश्वरी की पुण्य धरा को मैं सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आज यहां पर जन आक्रोश रैली यहां पर की और आप सबको, जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए, आप सबका मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, आपने सबकी बातें पूरी धैर्य से सुनी है। एमपी साहब आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने सारी तस्वीर आपके सामने रख दी है। अब ये 25 मई को ये फैसले की घड़ी है, तराजू आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है कि देश में एक जुमलेबाज लोग चाहिए या इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। इस देश में मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति जिन्होंने सिवाय झूठ का पुलंदा किया, ऐसे लोग चाहिए, या विकास के पुरुष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आपको हरियाणा प्रदेश में चाहिए? ये आपको तय करना है। यह तय करना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में जिस प्रकार से विकास की गति पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बहाई गई थी और उस पर जो विकास की गति पर जो रोक लगी है, उसको हटाने की जरूरत है नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आए तो आपसे पूछने की जरूरत है कि पहले ये बताएं कि हरियाणा में बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आप पूछें कि महंगाई में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है। आपको पूछने की जरूरत है
कि कानून व्यवस्था में हरियाणा नीचे से नंबर 2 क्यों है। आज क्या कारण है कि जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। क्या कारण है कि हरियाणा में 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। क्या कारण है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने गरीबों के 9.5 लाख राशन कार्ड काटने का महापाप किया है। आपको पूछने की जरूरत है कि बुजुर्गों की 4.25 लाख लोगों की पेंशन इस सरकार ने क्यों काटी है। आपको पूछने की जरूरत है कि हुड्डा साहब ने 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई, 4 बिजली के कारखाने लगाए, 16 यूनिवर्सिटियां बनाई, 6 रेल की लाइन बिछाने का काम किया। आपको पूछने की जरूरत है कि आपने क्या किया विकास का काम। विकास के काम में सरकार पूरी तरह से जीरो रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। सभी चाहे चावल घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पूरी तरह से ये सरकार घोटालों में शामिल रही है। इस सरकार से पूछने की जरूरत है कि ये घोटाला का पैसा कहां है। वो इनसे ये आवश्यकता है कि पूछने की कि पूरे हरियाणा को विकास की पटरी से क्यों उतार करके रख दिया है। आप लोगों से मैं ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गारंटी लेते हैं कि मोदी की गारंटी, इससे बड़ा कोई झूठा और जुमलेबाज हो सकता है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। क्या नौकरियां मिली किसी को? मोदी ने गारंटी ली थी कि किसानों की एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा और C2+50 के हिसाब से किसान को फसलों के दाम दूंगा। क्या मोदी जी ने काम पूरा किया? क्या कारण है कि हमारे जो किसान जो है, किस तरह से 712 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा दिल्ली की सीमाओं पर? क्या कारण है कि किसानों को दिल्ली में ना घुस जाए, हरियाणा में ना घुस जाए, पूरा एक इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे कि आप भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बैठे हुए हैं, उनके लिए आगे कील ठोक दी गई, आगे उनके पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, ड्रोनों से हमला किया गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, किसानों को गोलियां चलाई गई। किसान को क्यों अपने प्राण गंवाने पड़े? इन झूठे लोगों से पूछने की जरूरत है। इन लोगों से पूछें कि भाई आप लोगों ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। आप अपने दिल से पूछें, क्या किसान की आमदनी दुगनी हुई है या किसान के खर्चा दुगना हुआ है? किसान का चाहे वो खाद का जो है, जो 50 किलो से 45 किलो का कट्टा किया, फिर 40 किलो का कर दिया। सारी खादों के दाम कि जो इन्होंने बढ़ाने के काम किए, कीटनाशक दवाइयों के काम किए, जो कृषि यंत्र थे उन पर टैक्स लगाने का काम किया, बिजली की दर बढ़ी, सिंचाई की दर बढ़ी, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े। किसानों की लागत बढ़ी है या किसानों की आमदनी बढ़ी है? ये इनको अब समय आ गया है पूछने का, इनसे बताने की जरूरत है। आज क्या आवश्यकता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, 6000 किलोमीटर सड़क से यात्रा करके, 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके जो जनता का दुख दर्द था, जो जनता की मांगे थी, आज उनको उन्होंने न्याय पत्र के रूप में जो घोषणा पत्र जो जारी किया है, आज उस घोषणा पत्र को किस तरह से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग से प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जो की है, अपने न्याय जो पत्र उन्होंने जारी किया है, उन्होंने नारी न्याय, महिलाओं के लिए कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हर परिवार में एक महिला को 18 साल से ज्यादा उम्र जो भी महिला है, उसके खाते में हर साल 1 लाख रुपए आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है कि आशा वर्कर, हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे वर्कर, उन सबके जो है
डबल उनकी जो तनख्वाह करने का काम हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को कहते हुए कि 30 लाख पक्की नौकरियां, 30 लाख पक्की नौकरियां हम युवाओं को 1 साल के अंदर अंदर देंगे। जो हमारा यूथ ग्रेजुएट है, जो हमारा यूथ डिप्लोमा होल्डर है, उन सबको 1 लाख रुपए साल के हिसाब से 8,500 रुपए महीने के हिसाब से उनको वजीफा देने का काम हम करेंगे। युवाओं के लिए पूरी एक गारंटी दी है कि कोई पर्चा लीक नहीं होगा। सभी युवाओं को पूरी तरह से नौकरी का, रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और किसानों के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है किसान न्याय के तहत कि हम एमएसपी की गारंटी लेते हैं। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। C2+50 के हिसाब से हम किसानों को फसलों का दाम देने का काम करेंगे। किसान को पूरी तरह से, जिस तरह से ये झूठे जो मुकदमे हैं, उन सबको वापस करने का काम करेंगे। और जिन्होंने मुकदमे किए हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और भागीदारी के न्याय के लिए उन्होंने व्यापक प्रोग्राम दिया है। आज आवश्यकता है, आज कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो ये अग्निवीर योजना जो मोदी जी लेकर आए थे, उसको दफन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और पक्की पूरी फौज में पक्की भर्ती करने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी तरह से ये फैसला लिया है कि हमारे जो स्वास्थ्य के लिए, जो जिस तरह से राजस्थान में स्कीम चलाई थी अशोक गहलोत जी ने, चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का फ्री इलाज के लिए, जो इस तरह से राजस्थान में काम किया था अशोक गहलोत ने, जो इन्होंने अब दोबारा घटा के 5 लाख कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 25 लाख रुपए तक कोई भी गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। हम फ्री इलाज करा करके हम 25 लाख तक का देंगे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम सावित्रीबाई फूले के नाम से हर जिले में एक पूरा हॉस्टल बना के देंगे महिलाओं के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के रूप में पूरे हर जिले में देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हर जिले में केंद्र की तरफ से कांग्रेस पार्टी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये जो घोटाले हुए हैं, चाहे चुनावी जो फंड जिस तरह से इनको बेनकाब किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी खिलाफ जांच करी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, चाहे वो राफेल घोटाला हो, चाहे पेगासस घोटाला हो, इन सारे घोटालों की जांच होगी। न्यायिक आयोग होगा जो जुडिशरी को पूरी तरह से उनको फ्री तरह से काम कर सके, उनको एक संवैधानिक जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उनको ठीक ढंग से लागू कर सके। इसी तरह से सभी, चाहे वो प्रेस मीडिया की आजादी के लिए भी संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने। आज देश में जो प्रजातंत्र खतरे में है, आज जो लोकतंत्र खतरे में है, आज उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। मुझे आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। आपका जो सांसद है अरविंद शर्मा क्या कहता है, मैं वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं दलितों के मंदिर में नहीं जा सकता, बाहर तो बात कर सकता हूं लेकिन दलितों के मंदिर में नहीं जा सकता। और उनकी पत्नी क्या कहती है, महर्षि वाल्मीकि तो डाकू थे, अब बताइए कि इनका कोई अधिकार है किसी दलित से वोट मांगने का? इनकी मनस्थिति किस तरह की है, ये किस सोच के आदमी हैं, किस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझते? क्या गरीब दलित आदमी इंसान नहीं है? उनके साथ ये बात करने में भी ये दूरी बरतते हैं, उनके पास बात नहीं कर सकते, लेकिन जब जरूरत होती है, मतलब होता है, तो भाग के आते हैं। आज ये आए तो इस बात का अवश्य रखें। मैं खास करके अपने दलित समाज से कहना चाहता हूं, ये लोग दलित विरोधी मानसिकता के हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी हैं। इन्होंने बाबा साहब के पुतले फूंकने का काम किया है, इन्होंने बाबा साहब के संविधान को
जलाने का काम किया है, उनकी प्रतियों को जलाने का काम किया है। ये अभी भी संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सभी किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश, सभी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, सभी को एकजुट होकर के इन पूंजीपतियों की सरकार को भगाना। सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, मैं बहुत सबका नाम ले सकता था, लेकिन समय बहुत हो गया। आप बहुत देर से बैठे हैं और सभी बातें डॉक्टर कादयान ने, दीपेंद्र जी ने, उदय भान जी ने, गीता जी ने, जितने भी हमारे विधायक साथी बोले और जितने साथी बोले, बहुत सारे साथियों ने आज नए कांग्रेस में भी आए हैं, सबके आपने विचार सुने, बात सबने आपने कह दी। मैं वो बात कोई नहीं दोहराऊंगा। मैं तो 5-10 मिनट में अपनी बात कहूंगा जो मेरे मन में टीस। आज मेरे मन में एक टीस है। वो क्या है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा नंबर 1 था, किस चीज में है? प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। आज 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 5 साल, फिर ये ठगबंधन रहा। ठगी का बंधन था, ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन रहा। कहां पहुंच गया हमारा हरियाणा? आज हमारा पहुंच गया नंबर 1 किस में? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और भाई आप हर चीज समझ सकते हो। खेल और खिलाड़ियों की आप देख लो, हमारी बहन बेटियों का क्या हाल हुआ, किस प्रकार से हमारी पहलवान बेटियों का। अरे जो प्रदेश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान के नाम से जाना चाहता था, ना आज किसान की वक़्त है, ना जवान की है, ना पहलवानों की है। ये परिस्थिति है। इन्होंने वायदा किया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया। एमएसपी भी के लिए भी दर्द आज भी अखबार में आता है, कह देते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन नई नई बात कर दी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कहीं परिवार आईडी, कहीं परिवार पहचान पत्र, ये नई नई बात कर दी ताकि इसी चीज में उलझे रहते हैं लोग। नहीं तो यही मंडी थी, यही किसान थे हमारे समय में, अपनी फसल निकाली और सीधा मंडी में बेच के आ जाते थे। आज ना आड़ती को है, ना उसको आड़त मिलती है, ना किसान को दाम मिलता है। अभी अब आज दुष्यंत के भाई का मैं बयान पढ़ रहा था कि भाई अब तो राज जो है, जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लेर, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डम्मी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। ये पहले तजुर्बा करके देख लिया। हरियाणा में आपने देखा होगा, पहले तो ओम प्रकाश जैसे मास्टर हुक्म सिंह बनाए थे ना, यो बना रखा नायब सिंह सैनी भाई, कोई इसकी वो नहीं है। तो ये आपके सामने है, ये प्रदेश, ये हालात। आज अपराध का क्या हाल है पूरे देश में? 1-2 प्रदेश से नीचे है अपराध में हरियाणा। अरे बेरी बेरी का देख लो, 4 व्यापारियों को यहां उनको मिल चुका है। अभी बताया मेरे को, किसी को धमकी दे देते हैं, इतने पैसे दो, कहीं गोवाना में, कभी सांपला में, कभी बेरी में, कभी कहीं, कभी कभी, रोज ऐसी खबरें आते। एक डर का माहौल बनाया हुआ है प्रदेश में, और ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो कहां जाएंगे भाई हमारे लोग?
नौकरियां देख लो, 2 लाख हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। और ये क्या करेंगे? एक को बना दिया चार के हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम। क्या उसका काम है भाई? उसका काम यह है कि कच्ची नौकरी बकाओ, ना उसकी पेंशन होगी, ना होगी 6 महीने में घर आएगा, ना रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है। लूट की दुकान है। और पकड़े गए करोड़ों रुपए, उनके दफ्तर से पकड़े गए करोड़ों रुपए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पकड़े गए। जो ये खिलवाड़ हमारे युवाओं के भविष्य के साथ आज हरियाणा में हो रहा है, ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। इस बात की टीस है मेरे को। इसी बात से मैंने फैसला किया कि मैं अपने लोगों के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि भाई समय आ गया है, इनसे टक्कर ले लूं मैं भाई, साथ दोगे? ये तो हरियाणा की बात थी भाई। इब बेरी की और मेरी बात सुन लो, मेरा हक भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? फिर ये तो कह रहे थे चौधरी देवान जी कि भाई बेरी में कलोई से ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए। इसकी चर्चा करूं, लेकिन एक बात जरूर है, हम क्यों कह रहे हैं ये, क्यों टीस है? टीस यही है ना कि ये जैसा दीपेंद्र जी ने कहा कि ये खाली सांसद का इलेक्शन नहीं है। यहां का इलेक्शन फैसला करेगा अगली हरियाणा में सरकार किसकी बननी है, ये फैसला करेगा, खाली सांसद के लिए शायद। और अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे लोग, आप जाओगे तो भाई का थारी सरकार बन गई हरियाणा में, तब क्या करोगे? तो मैं तो 4-5 बात कह रहा हूं भाई, बाकी लंबी बात नहीं कहता। अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बूढ़े के 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, ठीक है? और भाई ये सब जो है रोटी जो है सिलेंडर पर पोए हैं। ये हमारी माताएं बैठी हैं, बहन बेटियां, तो सिलेंडर की कीमत सरकार बनने पे 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी भाई। और जैसा उदयबान जी ने कहा स्वास्थ्य के लिए 25 लाख तक, वो तो सारा घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा। और सरकार बनने के बाद 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है ना, पक्की नौकरी, सबको नौकरी देंगे भाई। ये सरकार तो बाहर वालों को देती है। और इस सरकार ने हमने 100-100 गज के प्लॉट, लाखों प्लॉट दिए गरीब आदमी को, दलित को और बैकवर्ड क्लास को। भाई सरकार ने एक प्लॉट कहीं दिया हो, स्कीमें बंद कर दी। वहां सरकार आएगी तो हम फिर सबको प्लॉट देंगे भाई, मकान बना के देंगे उनको, गरीब आदमी को, उनका हक है। इस प्रकार से जो बच्चों का स्कॉलरशिप था उसमें बंद कर दी ताकि आगे बच्चे पढ़ सके। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, हम देंगे पूरे। तो इस प्रकार से अलग अलग काम हैं जो हम करेंगे। आपसे पूछेंगे तो आप कह भी सकते हो। और किसान का एमएसपी का कानूनी हक देंगे किसान को, कानूनी। अगर जो कोई एमएसपी से कम किसान से खरीदेगा तो उसको सजा होगी। और भाई जो ज्यादा चर्चा भी रहती है, गरीब आदमी के लिए खास तौर पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं तो हर बार बिजली का बिल रह जाए। तो ये बहुत सारे काम करने हमने, लेकिन वो बनेगी जब आपकी सरकार आएगी। तो ये भाई ये फैसला आपने करना है, और मैं पहले कह चुका हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम किसानों के लिए। तो ये आपको और बहुत सारे फैसले घोषणा पत्र लागू हुए, तो मोटी मोटी बातें मैंने बताई। तो भाई इस बात पे तो आज मैं आपसे कह रहा हूं
आपने बहुत आशीर्वाद रखा। जब मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, डॉक्टर साहब 2000 से हमारे साथ हैं और बहुत, जैसे कहा ना, वहां डट के मुकाबला करते हैं। सबसे बड़ी जो है इनकी खासियत यह है, मजबूती से मेरे साथ खड़े, कोई हिला नहीं इसका, इनको कोई बहुत मजबूत तो मजबूत। इसी प्रकार से पूरा हल्का, बेरी हल्का मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। लेकिन पिछली बार की है, पिछली बार आपने बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज कम आई, उसके बावजूद बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजा दीपेंद्र को यहां से, लेकिन वोट परसेंटेज कम थी। तो अब के वोट परसेंटेज बढ़ानी है आपने, और एक काम करना है, जब तक ये मशीन की कोई नहीं है, उसकी रुखाड़ करनी है। मशीन ठीक है, जब तक मशीन का पोलिंग छोड़ना नहीं है, खाली मत छोड़ गाई हो, और खाली नहीं छोड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें पूरे। एक मिनट हट जा, अब भाई बैठ जा ना, बीच में मत बोल, बाद में मिलिए मेरे को, बाद में मिलिए। अरे कोई बात नहीं, क्यों रहने दो ना, कोई बात नहीं भाई, एक आधा हो है भाई, नहीं तो नजर लग जाती सारे नजर बट्टू होते, कोई बात नहीं, बोलो दे दें। ये अपनी बात कहना चाहे, मैं बाद में आकर मैं सब आराम से सुनूंगा तेरी बात, तेरी तकलीफ भी दूर कराएंगे तो मिलेगा जब, कोई बात नहीं। तो ये है भाई, बेरी हल्के की बात कही। देखो ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा हक भी बनता है और आपका भी हक बनता है। ऐसी बात है दोनों भाई, चाहे वो बहुत सारे गांव इलाहतों के हैं, कादियान है भाई, कई भाईचारा है, कई वैसे हैं, दलाल हैं, राठी है, सारे मतलब ऐसे हैं, हाँ रोहिल है, बहुत सारे गोत है इस हल्के में। सबका मिलके अगर 36 बरादरी एक होकर, मैं समझता हूं कब मेरा मन खुश होगा, जब होगा ईद का भाई बेरी के वोट जो है कोलोई से ज्यादा से जिताओगे तो मैं मानूंगा वे बेरी ने बैठ। और वो कब जीतोगे? 90% पोल करके 1 लाख का मार्जिन यहां से, फिर कोई नहीं हरा सकता। मैं एक बात सुनो, ये पूछोगे तो भाई 1 लाख मार्जिन से जिता जाएंगे तो क्या करेगा? एक बात कह के जा रहा हूं, 1 लाख वोटों से जिता देना दीपेंद्र को, मैं क्या करूंगा? मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।